बहू की प्रशंसा। आज महीने की 5 तारीख थी। कैलेंडर देखते हुए सुधा देवी बेचैन सी घर के आंगन में टहल रही थी कि एकाएक घंटी की आवाज़ सुनकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ चल पड़ी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी उम्मीद के मुताबिक सामने उनकी बहू रीतू के दफ्तर का चपरासी रतन खड़ा था। सुधा देवी को एक लिफाफा देते हुए रतन बोला, अम्मा जी, सूरज निकलने में चाहे देर कर दें, मैडम वेतन मिलते ही आपको पैसे भेजने में देर नहीं करती। सुधा देवी ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और बिना कुछ कहे पैसे लेकर अंदर आ गईं। उन्हें पैसे गिनते हुए देखकर उनके पति महेश जी बोले, 6 वर्ष हो गए हमारे बेटे को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन हमारी बहू आज भी हमारे प्रति बिना किसी सिकन के अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उनके ये शब्द मानो सुधा देवी को तीर की तरह चुभे और उन्होंने कठोर स्वर से कहा, बस कीजिए, उस मनहूस की प्रशंसा करना कोई एहसान नहीं करती है। वो हम पर नौकरी भी तो उसे हमारे बेटे की जगह पर मिली है, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। ये कहते हुए महेश जी वापस अपने अखबार में नजरें छुपाते हुए पुरानी यादों में खो गए। 6 वर्ष पहले रीतू का विवाह सुधा और महेश जी के इकलौते बेटे आकाश से हुआ था। सारा घर इस अवसर पर खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन ये खुशियां चंद दिनों की ही मेहमान साबित हुई। विवाह के एक ही महीने बाद दुर्घटना में आकाश की मृत्यु हो गई। सुधा देवी इसके लिए रीतू को जिम्मेदार मानने लगी और आकाश की तिराहवी के अगले दिन ही उन्होंने उसे घर से चले जाने का आदेश दे दिया। महेश जी भी उस वक्त कुछ नहीं कर सके। रीतू के माता पिता उसका दूसरा विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मानी। अलग रहकर भी रीतू ने अपने सास ससुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती आ रही थी। उसे पता था कि महेश जी की पेंशन और आकाश की तनख्वाह मिलाकर ही घर का खर्च चलता था, इसीलिए अनुकंपा के आधार पर आकाश के दफ्तर में उसे जो नौकरी मिली थी, उससे प्राप्त होने वाले वेतन में से अपने गुजारे के लिए नाम मात्र के पैसे रखकर वो बाकी वेतन नियम से सुधा देवी को भिजवा दिया करती थी। लेकिन सुधा जी का व्यवहार तब भी उसके प्रति कभी नहीं बदला। महेश जी जरूर अपनी बहू के लिए सहानुभूति रखते थे, लेकिन अपनी पत्नी के सामने कुछ कह नहीं पाते थे। सहसा सुधा देवी की आवाज़ सुनकर महेश जी की तंद्रा टूटी, जो उन्हें घर के राशन की सूची थमा रही थी। इस महीने के बाद अगला महीना आधा बीत गया है, लेकिन रतन पैसों का लिफाफा लेकर नहीं आया। सुधा देवी का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने महेश जी को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा, पिछली बार तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपनी बहू की प्रशंसा में, आखिर उसने अपना रंग दिखा ही दिया ना। कुछ ही दिनों के बाद दिवाली आने वाली है, अब क्या करेंगे हम? आपकी मामूली से पेंशन में कैसे सब कुछ हो पाएगा? महेश जी ने उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए कहा, कुछ बात हो गई होगी, कहो तो मैं उससे मिलकर पता कर आऊं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस मनहूस की सूरत देखने की, कर लेंगे हम किसी भी तरह अपना गुजारा। चिड़चिड़ाती हुई सुधा देवी अपने कमरे में चली गई तो महेश जी का मन घबराने सा लगा कि कहीं रीतू के साथ कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई। पता नहीं वो सही सलामत होगी भी या नहीं, लेकिन वो इतने बेबस थे कि सुधा देवी के विरुद्ध जाकर घर में बेवजह क्लेश को निमंत्रण नहीं देना चाहते थे। संयोग से अगले ही दिन रतन पैसे लेकर सुधा देवी के घर पहुंचा। उसे देखते ही सुधा देवी ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी मैडम को याद आ गई हमारी? उनका ये ताना सुनकर रतन रुआसी आवाज़ में बोला, अम्मा जी, मैडम तो 1 महीने से सिटी अस्पताल में हैं। सीढ़ियों से गिरने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर आया है और उनके सिर में भी चोट लगी है। उन्होंने तो मुझे पैसे भिजवा दिए थे आपको देने के लिए, पर मैं भी भूल गया था। आज उनके पूछने पर मुझे याद आया, उन्होंने आपसे क्षमा मांगते हुए लिफाफा भेजा है। हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं अम्मा जी,
हमारे कारण आपको काफ़ी असुविधा हुई होगी। ये कहकर रतन तो चला गया, लेकिन उसकी बातें सुनकर सुधा देवी और महेश जी मानो सदमे में आ गए थे। स्वर को संभालने का प्रयास करते हुए महेश जी ने अपने स्कूटर की चाबी उठाकर कहा, बस अब बहुत हुआ आकाश की माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ अपनी बहू से मिलने। साथ साथ सुधा देवी बोली, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। एकाएक अस्पताल में सुधा देवी और महेश जी को देखकर रितु और उसके माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सचमुच रितु से मिलने आए हैं। उनकी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए रितु बोली, अम्मा जी, बाबू जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस महीने मैं वक्त पर पैसे, वो इतना ही कह पाई थी कि सुधा देवी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बस बेटी, कुछ मत बोलो, अपनी अम्मा को आज तुम क्षमा कर दो। लोग अपनी गृहलक्ष्मी का मान सम्मान करते हैं और मैंने तुम्हें बस तिरस्कार दिया, वो भी उस दुर्घटना के लिए जिस पर तुम्हारा कोई बस नहीं था। अपने दुख में अंधी मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकी। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है, दोस्त तो नसीब का है, रितु ने रोते हुए कहा। तो सुधा देवी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया। रितु के मना करने के बाद भी सुधा देवी उसके ठीक होने तक अस्पताल में उसके साथ ही रही। दिवाली की सुबह रितु को जब अस्पताल से छुट्टी मिली तब उसके माता पिता से सुधा देवी ने कहा, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपनी गृहलक्ष्मी को उसके घर ले जाना चाहती हूँ। सभी लोग सुधा देवी की इस बात से हैरान भी थे और खुश भी थे। सुधा देवी और महेश जी जब रितु को लेकर घर पहुंचे तब सुधा देवी ने कहा, आज की दिवाली कितनी विशेष है, वर्षों बाद इस घर की लक्ष्मी यहाँ वापस लौटी है। महेश जी भी मिठाई का डिब्बा खोलते हुए बोले, इस खुशी में हम सब मुंह मीठा करेंगे। सुधा देवी के हाथ से मिठाई खाते हुए रितु की आंखें खुशी से भर आई थी। प्रेम के इस क्षण में उन सब को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश की तस्वीर भी आज अपने परिवार को साथ देखकर मुस्कुरा रही थी।